अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं। चक्रवात बिपरजॉय 6 जून 2023 को दक्षिण पूर्व अरब सागर में चक्रवात बिपरजॉय की उत्पत्ति हुई। वर्ष 2023 में अरब सागर में उत्पन्न होने वाला पहला चक्रवाती तूफान था बिपरजॉय। 15 जून 2023 को इस चक्रवात ने सौराष्ट्र एवं कच्छ में लैंडफॉल किया। इस चक्रवाती तूफान का कुल जीवन काल 13 दिन व 3 घंटे रहा। उल्लेखनीय है कि अरब सागर के ऊपर मानसून के दौरान अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान श्रेणी के चक्रवातों का औसत जीवन काल 6 दिन एवं 3 घंटा है। स्पष्ट है कि बिपरजॉय का जीवन काल अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफानों के औसत जीवन काल के 2 गुने से भी अधिक था। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बिपरजॉय वर्ष 1977 के बाद से उत्तरी हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाला सबसे लंबी अवधि का चक्रवाती तूफान था। इस चक्रवात का नाम बांग्लादेश द्वारा सुझाया गया था। बंगाली भाषा में बिपरजॉय का अर्थ आपदा होता है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी 11 मार्च 2023 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ। यह इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। माउंट मेरापी की ऊंचाई 2911 मीटर है। यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। चक्रवात फ्रेडी 21 फरवरी 2023 को उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी ने पहली बार मेडागास्कर तट पर लैंडफॉल किया। इस चक्रवात का प्रभाव मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, मेडागास्कर, जाम्बिया तथा रीयूनियन द्वीप पर देखा गया। फ्रेडी चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के तट पर विकसित हुआ तथा दक्षिण हिंद महासागर को पार करते हुए लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय कर मेडागास्कर में लैंडफॉल किया। यह अब तक के इतिहास में सर्वाधिक दिनों तक 34 दिन रहने वाला चक्रवात है। नासा के अनुसार इस चक्रवात ने इतिहास में किसी भी दक्षिणी गोलार्ध के तूफान की तुलना में सबसे अधिक संचित चक्रवात होने का रिकॉर्ड बनाया है। उल्लेखनीय है कि संचित चक्रवात ऊर्जा एक ऐसा सूचक है जो किसी चक्रवात के जीवन काल के दौरान उससे संबद्ध पवन ऊर्जा की कुल मात्रा को मापता है। इस चक्रवात को बहुत गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस चक्रवात को 6 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो द्वारा फ्रेडी नाम दिया गया। राजकोषीय घटनाक्रम राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान 2023-24 5 जनवरी 2023 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्थिर 2011-12 एवं चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किए गए। वर्ष 2023-24 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर 7.3% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2022-23 में यह 7.2% अनुमानित है। देखिए 7.3% था, मतलब अनुमानित है 2023-24 के लिए, और ये 2022 में 7.2% था। वित्त वर्ष 2023-24 में सकल मूल्यवर्धन की वृद्धि दर 6.9% अनुमानित है, जबकि 2022 में 7% ही था अनुमानित था। और 2023-24 के दौरान स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 1,04,550 रुपये अनुमानित है, जबकि वर्ष 2022-23 में ये 98,374 रुपये अनुमानित है। चालू कीमतों पर
सकल घरेलू उत्पाद के लिए 296.58 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जो गत वर्ष 2022-23 में 272.41 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 8.9% की वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि वर्ष 2022-23 के लिए यह 16.1% की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 1,85,854 रुपये अनुमानित है, जबकि वर्ष 2022-23 में ये 1,72,276 रुपये अनुमानित है। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 सब क्लास 1 के अनुसरण में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया होंगे। ज्ञातव्य है कि अरविंद पनगढ़िया को वर्ष 2015 में नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। ऋत्विक रंजन पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। 16वां वित्त आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिफारिशें करेगा। संघ और राज्यों के बीच करों की निवल आय का वितरण, जो संविधान के अध्याय 1 भाग 12 के अधीन उनके बीच विभाजित किया जाना है या किया जा सकता है, और ऐसी आय से संबंधित हिस्सों का राज्य के बीच आवंटन। वे सिद्धांत जो संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन उस अनुच्छेद के खंड 1 के परंतु की से विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व की सहायता अनुदान और उनके राजस्व की सहायता अनुदान के माध्यम से राज्यों को भुगतान की जाने वाली राशि को नियंत्रित करते हैं। राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संशोधनों को संपूरित करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय। 16वां वित्त आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का 53 के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहलों के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है और उन पर उचित सिफारिशें कर सकता है। 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि को आच्छादित करते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। भारत का विदेशी ऋण सितंबर अंत 2023 29 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भारत के विदेशी ऋण के तिमाही आंकड़े जारी किए गए। जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर अंत 2023 में भारत का विदेशी ऋण $635.3 बिलियन रहा, जो अंत जून 2023 की तुलना में $6.4 बिलियन अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद एवं विदेशी ऋण का अनुपात सितंबर अंत 2023 में थोड़ा बढ़कर 18.61% हो गया, जबकि जून अंत 2023 में यह 18.58% था। सितंबर अंत 2023 में भारत के विदेशी ऋण में सर्वाधिक हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर 54.7% की रही। 32.9% हिस्सेदारी के साथ ऋण बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक रहा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर 18 अगस्त 2023 को केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिकी एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह डाकघर बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में स्थित है। इसका निर्माण IIT मद्रास के तकनीकी सहयोग से लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया है। इस डाकघर का निर्माण 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20
25 अप्रैल 2023 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2019-20 के अनुमान जारी किए गए। वर्ष 2019-20 के लिए जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान इस श्रृंखला का 7वां संस्करण है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र द्वारा तैयार किया गया है। जारी अनुमानों के अनुसार कुल स्वास्थ्य व्यय में आउट ऑफ पैकेज व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 के 62.6% से घटकर वर्ष 2019-20 में 47.07% रह गई। देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 के 1.13% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 1.35% हो गई। कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 29% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 41.4% हो गया है। वर्ष 2019-20 के लिए देश में कुल स्वास्थ्य व्यय 6,55,822 करोड़ रुपए, जीडीपी का 3.27% तथा 4,863 रुपये प्रति व्यक्ति होने का अनुमान है। विदेश व्यापार नीति 2023। 31 मार्च 2023 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 घोषित की गई। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना व्यक्त की गई है। विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य निर्यातकों की सुविधा हेतु व्यवसाय करने की सुगमता को सरल बनाने के लिए री-इंजीनियरिंग तथा स्वचालन की प्रक्रिया को अपनाना है। इस नीति का फोकस स्कोमेट के तहत दोहरे उपयोग वाली उच्च अंत प्रौद्योगिकी मदों जैसे ई-कॉमर्स, निर्यात को सुगम बनाना तथा निर्यात संवर्धन हेतु राज्यों तथा जिलों के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी है। इस नीति में टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम के माध्यम से नए शहरों तथा स्टेटस होल्डर स्कीम के माध्यम से निर्यातकों को सम्मानित करने का भी प्रावधान है। 4 नए शहरों फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद तथा वाराणसी के विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023। 29 मार्च 2023 को लोकसभा द्वारा तथा 3 अप्रैल 2023 को राज्यसभा द्वारा प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। 11 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्वारा इस पर सहमति की गई। यह अधिनियम प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य निम्न हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले लेन देन हेतु भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की मंजूरी की आवश्यकता होगी। यह अधिनियम उन प्रतिष्ठानों के दायरे का विस्तार करता है जिन्हें प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों का हिस्सा माना जा सकता है। वर्तमान में समान व्यवसायों में लगे उद्यमों या व्यक्तियों का प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों का हिस्सा माना जा सकता है। यह अधिनियम इसका विस्तार करता हुआ इसमें ऐसे उद्यमों या व्यक्तियों को भी शामिल करता है जो समान व्यवसायों में संलग्न नहीं हैं। पीएम मित्र पार्क। 17 मार्च 2023 को टेक्सटाइल उद्योग हेतु 7 पीएम मित्र पार्क को स्थापित करने हेतु स्थलों की घोषणा की गई। ये पार्क विष्णुनगर तमिलनाडु, विरुधुनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, कालाबुरागी कर्नाटक, अमरावती महाराष्ट्र, नवसारी गुजरात, धार मध्य प्रदेश और लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। पीएम मित्रा प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित है। 5F से तात्पर्य है फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन। इस योजना के तहत विभिन्न इच्छुक राज्यों में
स्थित ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड स्थलों पर 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की जाएगी। योजना हेतु वर्ष 2021-22 से 2027-28 की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए का बजटीय परिव्यय निर्धारित है। केंद्रीय बजट 2023-24 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत 45.03 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तुत बजट अनुमान 21वीं सदी के नए दशक का तिहरा तथा अमृतकाल का पहला आम बजट है। इस बजट का लक्ष्य समग्र व दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ बीते 9 वर्षों में तैयार की गई नींव को मजबूती देते हुए अब सप्तर्षि अर्थात 7 प्राथमिकताओं पर आगे बढ़ना है। बजट 2023-24 महत्वपूर्ण घोषणाएं। चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर 7% होने का अनुमान लगाया गया है, जो सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। खाद्य एवं पोषणगत सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष हेतु सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना को 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया है। विगत 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। साथ ही इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा है और यह विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। बजट की प्राथमिकताएं। प्रस्तुत बजट में 7 प्राथमिकताओं को अपनाया गया है, जो एक दूसरे का संपूर्ण तथा अमृतकाल के दौरान मार्गदर्शन करते हुए सप्तर्षि की भांति कार्य करेंगी। ये 7 प्राथमिकताएं निम्न हैं। प्राथमिकता फर्स्ट, समावेशी विकास। समावेशी विकास के तहत निम्नलिखित को समाहित किया गया है। कृषि वर्धक निधि, युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स खोल सकें। इस हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों के सामने आ रही चुनौतियों का नवोन्मेषी एवं किफ़ायती समाधान उपलब्ध कराना है। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय से आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा श्री अन्न उत्पादक देश तथा दूसरा सबसे बड़ा श्री अन्न निर्यातक देश है। भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने हेतु भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। मत्स्य पालन क्षेत्र, 6,000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में वृद्धि, जीडीपी प्रतिशत 2019 में 1.4 स्वास्थ्य और 2001 में 2023 में 2.1, समझ रहे ना। 2019 में 1.4 और 2023 में 2.1, ये स्वास्थ्य पे जो है वृद्धि हुई है, खर्च में वृद्धि हुई है। और शिक्षा में 2019 में 2.8 था और 2023 में 2.9, मतलब थोड़ा बहुत ही वृद्धि हुआ है। प्राथमिकता 2, अंतिम छोर व्यक्ति तक पहुंचना। आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 500 ब्लॉकों को आच्छादित करने हेतु शुरू किया जाएगा। प्राथमिकता 3, अवसंरचना और निवेश। पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि के साथ इसे 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.3% होगा। यह वर्ष 2019-20 के परिव्यय से लगभग 3 गुना अधिक है। रेलवे हेतु 2.40 लाख करोड़ रुपए अब तक का सर्वाधिक परिव्यय के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान। वर्ष 2023-24 के 13-14 के परिव्यय की तुलना में लगभग 9 गुना परिव्यय रेलवे में हुआ है। शहरी और संरचना विकास निधि RIDF
की तरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता के उपयोग के माध्यम से शहरी और संरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आपदा बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में अवसंरचना सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। प्राथमिकता 4 सक्षमता को सामने लाना। मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के तहत केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवकों हेतु क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार और क्रियान्वित किया जा रहा है। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु आई गॉट कर्मयोगी नामक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे को बढ़ावा देने तथा आयात पर निर्भरता घटाने हेतु किसी एक आईआईटी को 5 वर्षों के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा। प्राथमिकता 5 हरित विकास। प्रधानमंत्री द्वारा पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने हेतु लाइफ अथवा पर्यावरण के लिए जीवन शैली की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। पीएम प्रणाम। पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया जाएगा। पीएम प्रणाम का पूरा नाम देख लीजिए एक बार। पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये हुआ पूरा नाम पीएम प्रणाम का। गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक स्कीम के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी वेस्ट टू वेल्थ संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। इसमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र शामिल होंगे, जिनकी कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए होगी। मिष्टी वनरोपण में भारत को मिली सफलता के आधार पर तटीय रेखा के साथ साथ लवण भूमि पर जहां भी व्यवहार्य हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिष्टी की शुरुआत की जाएगी। प्राथमिकता 6 युवा शक्ति। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 प्रारंभ की जाएगी। प्राथमिकता 7 वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय और अनुषंगी सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में काम करने हेतु एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक कालिक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत बजट अनुमान 45.03 लाख करोड़ रुपए है, जिसका अर्थ है कि सरकार द्वारा कुल 45.03 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति एवं इतनी ही राशि का व्यय किया जाएगा। कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो कुल प्राप्तियों में 58.45% हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का है, जबकि शेष 41.55% हिस्सा पूंजीगत प्राप्तियों का है। इसी तरह कुल व्यय में से 77.77% हिस्सा राजस्व खाते पर
जबकि मात्र 22.23% हिस्सा पूंजी खाते पर व्यय करने का अनुमान है। कर वर्तमान में पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति किसी प्रकार के आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। अतः रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। वर्ष 2020 में 2.5 लाख रुपए से शुरू करते हुए 6 आयकर स्लैब वाली नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की गई थी। वर्तमान में स्लैबों की संख्या घटाकर 5 करते हुए और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव किया गया है। कर की नई दरें निम्नानुसार हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 कुल आय रुपए में दर प्रतिशत में 3,000 तक 0 और 3,001 से 3,000 कह रहा हूँ, 3 लाख है ना, 3 लाख तक का दर 0 रहेगा। 3 लाख से 6 लाख तक 5 रहेगा। 6 लाख से 9 लाख तक 10 रहेगा। 9 लाख 1 से 12 लाख तक 15 रहेगा। 12 लाख 1 से 15 लाख तक 20 रहेगा और 15 लाख से ऊपर तक का 30 रहेगा। दर जो है कुल आय इतना और दर इतना। वेतन भोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशन भोगी सहित पेंशन भोगी वर्ग के लिए मानक कटौती लाभ को नई कर व्यवस्था में भी विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है। देश की अधिकतम कर की दर 42.74% है। यह विश्व में सबसे अधिक कर दरों में से एक है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय बजट 2023-24 में राज्यों को GSDP के 3.5% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य है। राज्यों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण। बजट 2023-24 में सर्वाधिक व्यय वाली कुछ मदें निम्न हैं। ब्याज भुगतान 20%, करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी व्यय शामिल नहीं। 17%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9%, वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण 9%, रक्षा व्यय 8%, सब्सिडी 7% तथा पेंशन 4%। बजट 2023-24 में ऐसी मुख्य मदें जिनसे सरकार को सर्वाधिक प्राप्तियां होंगी निम्न है। उधार एवं अन्य देयताएं 34%, वस्तु एवं सेवा कर 17%, निगम कर 15%, आयकर 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7% तथा सीमा शुल्क 4%। संघ अनुच्छेद 2022-23 5,62,079.50 मतलब 50 करोड़ रुपए कुल सब्सिडी जो है संयुक्त रूप से पता नहीं क्या लिखा हुआ है लेकिन ठीक है। 28.29% की कमी। यहाँ 92.40% सब्सिडी केवल खाद्य एवं उर्वरक पर। यहाँ 2023-24 के आंकड़े ये दिए हुए, ये 2022-23 के आंकड़े थे। तो 2022-23 के आंकड़ों में क्या दिख रहा है, 5,62,079.50 करोड़ रुपए और 2023-24 में
4,03,083.63 करोड़ रुपए। खाद्य सब्सिडी 48.96% और उर्वरक सब्सिडी 43.44%, मतलब ये दिया गया है, सरकार की तरफ से भुगतान किया गया है। ब्याज सब्सिडी 6.84% और पेट्रोलियम LPG सब्सिडी 0.56%। बजट अनुमान 2023-24 तथा संशोधित अनुमान 2022-23 की बजटीय घाटे निम्न हैं। राजस्व घाटा 2023-24 में 2.9% और 2022-23 में 4.1%। और ये राजकोषीय घाटा, ये राजस्व घाटा था, ये राजकोषीय घाटा 5.9% 23-24 में और 2022-23 में 6.4%। प्राथमिक घाटा 23-24 में 2.3% और 22-23 में 3%। प्रभावी राजस्व घाटा 2023-24 में 1.7% जबकि 22-23 में 2.9% था। वित्त वर्ष 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार रुपये 2,73,751 करोड़ की अनुमानित सांकेतिक GDP पर 10% वृद्धि मानते हुए बजट अनुमान 2023-24 के लिए सांकेतिक GDP रुपये 3,01,75,065 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। ये बजट अनुमान 2023-24 सकल कर राजस्व 33.61 लाख करोड़ रुपए। इसमें देखिए सकल कर राजस्व, प्रत्यक्ष कर 6%, अप्रत्यक्ष कर 5.1%, कुल जो है 11.1% GDP का। सकल कर जो है कुल GDP का 11.1% है, जिसमें प्रत्यक्ष कर 6% और अप्रत्यक्ष कर 5.1% है। यहाँ देखिए प्रत्यक्ष कर 54.25% या अप्रत्यक्ष कर 45.75%। शीर्ष 3 कर राजस्व, वस्तु एवं सेवा कर GST जिसको बोलते हैं, तो 9.57 लाख करोड़ रुपए मिलता है यहाँ से राजस्व। निगम कर 9.23 लाख करोड़ रुपए और आयकर 9.01 लाख करोड़ रुपए। बजट अनुमान 2023-24 में प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन। योजना का नाम करोड़ रुपए में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम 22-23 में 89,400 रुपये। बजट अनुमान 23-24 में 60,000 रुपये। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 33,708 रुपये। 2023-24 में 36,785 रुपये। जल जीवन मिशन में 55,000 रुपये 22-23 में और 23-24 में 70,000 रुपये। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में 32,612 रुपये 22-23 में या 38,953 रुपये 23-24 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 19,000 22-23 में भी, 19,000 23-24 में भी। 6,000 PM किसान 2022-23 में भी और 23-24 में भी 60,000 आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में 5,758 22-23 में, 2,273 जो है 23-24 में। प्रधानमंत्री आवास योजना 77,130 करोड़ रुपए 2022-23 में और 79,590 करोड़ रुपए 2023-24 में। आर्थिक समीक्षा 2022-23। वित्तीय वर्ष 2022-23 की आर्थिक समीक्षा को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 31 जनवरी 2023 को संसद में प्रस्तुत किया गया। मौजूदा डॉलर मापदंड के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय व्यापार के प्रमुख पहलू कैलेंडर वर्षवार 2019-20 निर्यात निष्पादन प्रतिशत में। विश्व पण्य निर्यात में हिस्सेदारी
2019 में 1.7, व 20 में 1.6 और 21 में 1.8। विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में 19 में 3.5, 20 में 4 और 21 में भी 4। विश्व पण्य और सेवा निर्यात वर्ल्ड मर्चेंडाइज प्लस सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में हिस्सेदारी 19 में 2.1, 20 में भी 2.1 और 21 में 2.2। आयात निष्पादन प्रतिशत में विश्व पण्य आयात 2.5 19 में, 20 में 2.1 और 21 में 2.5। विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के आयात में हिस्सेदारी 19 में 3 और 20 में 3.2 और 21 में 3.5। विश्व पण्य एवं सेवा आयात 2.6 और 2.3, 2.7। विश्व व्यापार में भारत का स्थान पण्य निर्यात 18 और 21, पण्य आयात 10, 14, सेवा निर्यात 8 और 7। ये डेटा है 19 का और 20 का। मुख्य फसलों के निर्यात से शीर्ष 3 उत्पादक राज्य एवं उत्पादक वर्ष 2021 से 22 मिलियन टन में है ये। तो चावल में पश्चिम बंगाल 16.76 मिलियन टन, यूपी 15.27 टन और पंजाब 12.89 तीसरे नंबर पे है। चावल में बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। गेहूं में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। गेहूं उत्तर प्रदेश में 33.95 मिलियन टन, मध्य प्रदेश में 22.42, पंजाब में 14.82। मक्का में कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कर्नाटक 5.22, मध्य प्रदेश 4.57, महाराष्ट्र 3.53। कुल मोटे अनाज में कर्नाटक 7.30, राजस्थान 7.07 और महाराष्ट्र 5.84। अरहर में महाराष्ट्र 1.37, कर्नाटक 1.14, उत्तर प्रदेश 0.35। कुल दालें मध्य प्रदेश 6.03, महाराष्ट्र 5.19, राजस्थान 4.02। चना में महाराष्ट्र 3.28, मध्य प्रदेश 3.03, महाराष्ट्र राजस्थान 2.65। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश 56.11, दूसरे पे मध्य प्रदेश 39.05 और पंजाब 28.21। मूंगफली गुजरात 4.49, राजस्थान 1.70, तमिलनाडु 0.95। रेपसीड और सरसों राजस्थान 5.48, मध्य प्रदेश 1.69, हरियाणा 1.37। सोयाबीन महाराष्ट्र 5.47, मध्य प्रदेश 5.39, राजस्थान 0.93। तिलहन में राजस्थान 8.39, मध्य प्रदेश 7.92 और गुजरात 6.90। गन्ना में उत्तर प्रदेश 177.43, महाराष्ट्र 110.54 और कर्नाटक 61.15। कपास गुजरात 7.48, महाराष्ट्र 7.12, तेलंगाना 6.07। जूट और मेस्ता पश्चिम बंगाल 8.36, असम 0.91 और बिहार 0.82। आंकड़े आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अंग्रेजी संस्करण से लिए गए हैं। @ 170 kg की गांठें मिलियन में और $= 180 kg की गांठें मिलियन में। आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश चीन प्रतिशत हिस्सेदारी में 15.4% और संयुक्त अरब अमीरात 7.3%, संयुक्त अरब राज्य अमेरिका 7.1%, सऊदी अरब 5.6%, इराक 5.2%। आयात जो है करने वाले यही देश है, यहीं से आयात होता है सबसे अधिक।
निर्यात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश: अमेरिका 18.1%, संयुक्त अरब अमीरात 6.7%, चीन 5%, और बांग्लादेश 3.8%, हांगकांग सिंगापुर 2.6%। उत्तर प्रदेश बजट अनुमान 2023-24। 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया। 6.90 लाख करोड़ रुपए से अधिक का यह बजट अनुमान $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक सधा हुआ कदम है। त्वरित सर्वसमावेशी विकास को समर्पित यह बजट अनुमान 6,90,242.43 करोड़ रुपए अब तक का सबसे बड़ा तथा अमृतकाल का पहला बजट अनुमान है, जिसके केंद्र में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश है। बजट में 32,721.96 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। बजट घोषणाएं 2023-24। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है। वर्ष 2021-22 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश की विकास दर से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर 19% अनुमानित है। वर्ष 2017 से पूर्व राज्य की बेरोजगारी दर 14.4 थी। वर्तमान में यह घटकर 4.2% हो गई है। लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के तहत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में तथा पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश 2023-24 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 26.29 लाख मानव दिवस सृजित कर देश में प्रथम स्थान। देश में व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में 12 स्थानों का सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर तथा राज्यों की अचीवर्स श्रेणी में शामिल है। सुदूर ग्रामों को विकासखंडों एवं कस्बों से जोड़ने हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना 2023, ये नीचे वाला है, इसको अभी नहीं, अभी ये पढ़ लेते हैं। कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने हेतु एक नवोन्मेषी कार्यक्रम द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन पूरे प्रदेश में। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना। कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला हथकरघा उद्योग एक विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने एवं राज्य में अधिकाधिक रोजगार सृजन हेतु उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 प्रख्यापित। विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना। देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना तथा मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना। प्रत्येक हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है।
वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश अनुपूरक अनुदान की मांग 2023-24। 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन है? उत्तर प्रदेश अनुपूरक अनुदान की मांग 2023-24। 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत की गई। प्रस्तावित अनुपूरक मांग का आकार 28,760.67 करोड़ रुपए है, जिसमें राजस्व लेखा 19,46.39 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखा 9714.28 करोड़ रुपए है। सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट विशेष तौर से किसानों पर केंद्रित है, जिसमें निजी ट्यूबवेल कनेक्शनों को मुफ्त बिजली देने हेतु 900 करोड़ रुपए, गन्ना किसानों को लंबित बकाया चुकाने हेतु यूपी सहकारी चीनी मिल एसोसिएशन को 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट का आकार लगभग 6.9 मिलियन टन था। वर्तमान अनुपूरक बजट को शामिल करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट का आकार 7.19 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति 2023 में वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान तथा अगले 3 वर्षों अर्थात वर्ष 2024-25, 2025-26 तथा वर्ष 2026-27 के पूर्वानुमान निम्नवत दिए गए हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में संकेतक। मध्य राज्य का स्वयं का कर राजस्व 22-23 में 10.8%, 22-23 में ये बजट है, बजट अनुमान, ये पुनरीक्षित अनुमान 9%, और 23-24 में बजट अनुमान 10.8%। यहाँ पे अगले 3 वर्षों के लिए पूर्वानुमान, इसमें देखिए 2024-25 में 10.8 का अनुमान है, 25-26 में 10.9 का अनुमान है और 26-27 में 11 का अनुमान है। राज्य का स्वयं का करेतर राजस्व 22-23 में 1.1%, 22-23 में बजट अनुमान 1.1%, पुनरीक्षित अनुमान 0.6% और 23-24 में बजट अनुमान 1%। अगले 3 वर्ष का देखिए 24-25 में 0.9%, 25-26 में 0.9% और 26-27 में 0.8%। राजस्व बचत 22-23 में 2.1%, 22-23 में पुनरीक्षित बजट 2.6%, 23-24 में बजट 2.8%, 24-25 में 3% और 25-26 में 3.3%, 26-27 में 3.5%। राजकोषीय घाटा 22-23 में बजट 3.96, 22-23 में 3.97 और 23-24 में बजट 3.48। अब आगे देखिए 3.24 24-25 में और 25-26 में 2.95 और 26-27 में 2.80। कुल उधार एवं अन्य दायित्व 22-23 में 32.5% और 22-23 में 34 ये पुनरीक्षित बजट जो है अनुमान जो है वो 34.2% और बजट अनुमान 23-24 में 32.1%, 24-25 में 31.7%, 25-26 में 31% और 26-27 में 30.2%। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022-23। अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों आधार वर्ष 2011-12 पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.64% एवं प्रचलित चालू कीमतों पर 16.76% रही।
वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर एवं चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन निम्नवत है। सकल राज्य मूल्य वर्धन की स्थिति वित्तीय वर्ष 2017-18 में GSVA जो है 9,98,406 करोड़, वृद्धि दर 4.84%। और प्रचलित ये अस्थायी भावों पर जो कीमत है, और ये प्रचलित कीमतों पर ये 13,23,676 करोड़, 10.59%। 2018-19 में 10,39,562 अस्थायी भावों पर 4.12% की वृद्धि दर है। और यहाँ पे 14,42,854 प्रचलित कीमतों पर 9 की वृद्धि दर से। 19-20 में 10,79,526 करोड़ रुपए GSVA है 3.84 की वृद्धि दर से। और 15,55,681 करोड़ रुपए प्रचलित कीमतों पर है 7.82% की वृद्धि दर से। 2020-21 में 10,26,120 करोड़ रुपए माइनस में है, यहाँ पे वृद्धि दर -4.95। GSVA प्रचलित कीमतों पर GSVA जो है 15,04,324 करोड़ रुपए, वृद्धि दर माइनस में ही है, -3.30। 2021-22 में 11,23,455 करोड़ रुपए अस्थायी भाव पर है 9.49 की वृद्धि दर से। और ये 17,27,540 करोड़ रुपए प्रचलित कीमतों पर है 14.84% की वृद्धि दर से। वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर 2011-12 कीमतों पर प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों की वृद्धि दर क्रमशः 14.59%, 10.32% तथा 6.53% एवं प्रचलित कीमतों पर क्रमशः 16.16%, 14.90% तथा 14.02% रही है। वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कुल GSDP में 28.11% था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 28.44% हो गया। द्वितीय क्षेत्र का योगदान वर्ष 2020-21 में 24.60 था, जो वर्ष 2021-22 में 24.61% हो गया है। और 2021-22 की त्वरित अनुमानों के अनुसार अस्थायी कीमतों पर GSVA में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक खंड का योगदान क्रमशः 25.33, 26.74 एवं 47.92% तथा प्रचलित कीमतों पर क्रमशः 28.44%, 24.61 एवं 46.95% है। वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 के 32,002 रुपये से बढ़कर वर्ष 2020-21 व 2021-22 में क्रमशः 61,374 रुपये एवं 70,792 रुपये हो गई है। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 के 32,002 रुपये से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 42,525 रुपये हो गई है। राजकोषीय घाटे की राशि में से ब्याज अदायगियों का कुल व्यय भार घटाने से जो राशि निकलती है वह प्राथमिक घाटा दर्शाती है। राज्य का प्राथमिक घाटा वर्ष 2022-23 में लगभग 1.72% के स्तर पर रहने का अनुमान है। स्टैंड अप इंडिया योजना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में सर्वाधिक 17.46% खाते खोलने हेतु देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य के स्वकर राजस्व की संरचना 2022-23 GST
40%। राज्य उत्पाद शुल्क 22.28%। मूल्य संवर्धित कर वैट 16.41%। स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क 13.46%। विद्युत कर 2.51%। भू राजस्व कर 0.41% और वाहन कर 4.93%। उत्तर प्रदेश भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। प्रमुख नीतिगत दस्तावेज घटनाक्रम। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची 2023। 28 दिसंबर 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2023 की प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची जारी की गई। SBI, HDFC तथा ICICI बैंक की पहचान प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के रूप में जारी रही। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 22 जुलाई 2014 को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों संबंधी कार्य के लिए फ्रेमवर्क जारी किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015 और वर्ष 2016 में क्रमशः भारतीय स्टेट बैंक तथा ICICI बैंक को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक घोषित किया था। 31 मार्च 2017 तक बैंकों से एकत्र आंकड़ों के आधार पर SBI, ICICI के साथ HDFC बैंक को भी SIB घोषित किया गया। मौद्रिक नीति वक्तव्य 6 से 8 दिसंबर 2023-24। 8 दिसंबर 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति द्वारा मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 जारी किया गया। मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी इस मौद्रिक नीति वक्तव्य के तहत यह निर्णय लिया गया कि चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत नीतिगत रेपो दर की पूर्व के स्तर पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणाम स्वरूप अस्थायी जमा सुविधा दर 6.25% तथा सीमांत अस्थायी सुविधा दर 6.75% एवं बैंक दर 6.75% में भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। मौद्रिक नीति वक्तव्य में वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर 7% अनुमानित है। आरक्षित अनुपात यथा CRR और SLR क्रमशः 4.50 एवं 18 है। 2000 रुपये के बैंक नोट वापसी की स्थिति। 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की गई थी। 2000 रुपये की बैंक नोटों को जमा करने और या बदलने की सुविधा प्रारंभ में 30 सितंबर 2023 तक देश की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दिया गया था। 2000 रुपये के बैंक नोटों के बदलने की सुविधा 19 मई 2023 से भारतीय रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में भी उपलब्ध थी। 9 अक्टूबर 2023 से काउंटरों पर 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोटों के बदलने के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालय व्यक्तियों संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए भी 2000 रुपये की बैंक नोट स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा देश के भीतर अपने बैंक खातों में जमा करने हेतु देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी निर्गम कार्यालय को 2000 रुपये की बैंक नोट भेजे जा सकते हैं। 19 मई 2023 को कारोबार की समाप्ति पर संचलन में 2000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपए था, जब बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा की गई थी। 29 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति पर यह घटकर
9330 करोड़ रुपए रह गया। इस प्रकार 19 मई 2023 तक संचलन में मौजूद 2000 रुपये के बैंक नोटों में से 97.38% की वापसी हो गई है। 2000 रुपये की बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023। 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 के प्रख्यापन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 निम्नलिखित हेतु प्रस्तावित है। ड्रोन पंजीकरण हेतु ड्रोन पोर्टल का संचालन, राज्य सरकार के नोडल विभाग एवं राज्य सरकार के राज्य नोडल अधिकारी का विनिश्चय। ड्रोन नियम 2021 के नियम 24 के तहत अस्थायी रेड जोन घोषित करने संबंधी प्राधिकार का अवधारण। नियमों के उल्लंघनकर्ताओं पर सख्ती अधिरोपण हेतु प्राधिकार तथा जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति एवं इसके पर्यवेक्षणार्थ जनपद एवं राज्य स्तरीय समितियों का गठन। इस नीति के लागू होने पर प्रदेश में अब बिना अनुमति के कोई ड्रोन उड़ान नहीं भर सकेगा। ड्रोन का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होगा। थाना स्तर पर ड्रोन का पूरा विवरण भी दर्ज होगा। बिहार जाति आधारित गणना 2022, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़े। 7 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार की जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 से संबंधित सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक आंकड़े प्रस्तुत किए गए। उल्लेखनीय है कि 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना 2022 संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। बिहार जाति आधारित गणना 2022 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ से अधिक है, जिसमें 27.13% अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, 36.01%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा 15.52% सामान्य वर्ग शामिल हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में 33.16% तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी में 33.58% गरीब परिवार हैं। सामान्य वर्ग में 25.09% गरीब परिवार, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एसटी में क्रमशः 42.93% तथा 42.7% गरीब परिवार हैं। सामान्य श्रेणी हिंदू में बिहार की प्रमुख जाति भूमिहारों में गरीबी सबसे अधिक 27.58% है। सामान्य श्रेणी हिंदू के तहत सबसे समृद्ध कायस्थ समाज को पाया गया है। राज्य में कायस्थ समाज के कुल परिवारों की संख्या 1,70,985 है, जिनमें 23,639 परिवार 13.38% गरीब हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई 2022 जून 2023 वार्षिक रिपोर्ट। 9 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम कार्यालय द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई 2022 से जून 2023 नामक वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया गया। यह सर्वेक्षण भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति पर आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है। सामान्य स्थिति में प्रमुख श्रम बाजार संकेतक भारत में पुरुषों हेतु श्रम बल भागीदारी दर वर्ष 2017-18 में 75.8% थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 78.5% हो गई और इसी अवधि के दौरान महिलाओं के लिए यह 23.3% से बढ़कर 27% हो गई।
ग्रामीण क्षेत्रों में कामगार जनसंख्या अनुपात WPR वर्ष 2017-18 के 48.1% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 59.4% हो गया है, जबकि इस अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों के लिए यह 43.9% से बढ़कर 47.7% हो गया है। भारत में पुरुषों के लिए कामगार जनसंख्या अनुपात वर्ष 2017-18 के 71.2% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 76% हो गया तथा इसी अवधि के दौरान महिलाओं के लिए यह 22% से बढ़कर 35.9% हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 के 5.3% से घटकर वर्ष 2022-23 में 2.4% हो गई, जबकि इसी अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों के लिए यह 7.7% से घटकर 5.4% हो गई। पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर वर्ष अनएम्प्लॉयमेंट रेट वर्ष 2017-18 के 6.1% से घटकर वर्ष 2022-23 में 3.30% हो गई, जबकि इस अवधि के दौरान महिलाओं के लिए यह 5.6% से कम होकर 2.9% हो गई। बिहार जाति आधारित गणना 2022। गांधी जयंती के शुभ अवसर 2 अक्टूबर 2023 को पर बिहार सरकार द्वारा बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना 2022 के आंकड़े प्रकाशित किए गए। 2 अक्टूबर 2023 को जारी बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है, जिनमें हिंदुओं की आबादी लगभग 82%, मुस्लिम आबादी लगभग 17.70% तथा शेष जो है 0.3% अन्य धर्मों की आबादी है। प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य में अन्य धर्मों की आबादी 1% से भी कम है। बिहार जाति आधारित गणना 2022। कोटिवार संक्षिप्त विवरणी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ जातियाँ दी हुई हैं, यहाँ संख्या दिया हुआ है, यहाँ परसेंट दिया हुआ है। तो पिछड़ा वर्ग कुल कितना है ये हम लोग पढ़ते हैं, तो 3,54,63,936 जनसंख्या है पिछड़ा वर्ग की, 27.1286%। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 4,70,80,514 36.0148%। अनुसूचित जाति 2,56,89,820, ये 19.6518%। अनुसूचित जनजाति 21 कह रहा हूँ 21,99,361 अनुसूचित जनजाति 21,99,361 1.6824%। अनारक्षित कुल कितने हैं 2,02,91,679 15.5224। कुल 13,07,25,310। हिंदू इसमें कितने हैं 10,71,92,958 82%। और 2,31,49,925 17% मुसलमान हैं। भारत का पहला UPI ATM सितंबर 2023 में जापान स्थित हिटाची लिमिटेड की सहायक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा भारत के पहले UPI ATM का अनावरण किया गया। हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा इस वाइट लेबल ATM को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से स्थापित किया गया है, जिसका नाम है हिताची मनी स्पॉट UPI ATM। उल्लेखनीय है कि वाइट लेबल ATM
का संचालन गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा किया जाता है। हिताची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम का अनावरण 5 सितंबर को मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 के दौरान किया गया था। हिताची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम कार्ड रहित नकदी निकासी की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे भौतिक कार्ड की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, अर्थात यह कार्डलेस होगा और इसमें एटीएम कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं होगी। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2023। 10 सितंबर 2023 को अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 रिपोर्ट जारी की गई। इस अद्यतन रिपोर्ट का केंद्रीय विषय है सामाजिक पहचान और श्रम बाजार के परिणाम। विगत 5 वर्षों के प्रमुख श्रम बाजार संकेतांक। कार्यशील आयु जनसंख्या 1000, 2019 में 1000, 2022 में 1022, 2021-22 में 1021। श्रम बल 2019 में 512, 2020-21 में 525 और 2021-22 में 528। कार्यबल 467, 19-20 में 467 और 20-21 में 486 और 21-22 में 493। बेरोजगार 45, 19-20 में 45, 20-21 में 39 और 21-22 में 35। श्रम बल से बाहर 488, 19-20 में और 489, 20-21 में 493, 21-22 में। दर प्रतिशत में है। श्रम बल भागीदारी दर 51.2% 19-20 में, 51.4% 20-21 में और 51.7% 21-22 में। कार्यबल भागीदारी दर 46.7%, 47.5%, 48.3%। बेरोजगारी दर 8.8%, 7.5% और 6.6%। श्रम बल से बाहर 48.8%, 47.9%, 48.3%। स्वरोजगार 11,560 2019 में, 19-20 में 11,411 20-21 में, 12,089 21-22 में। आकस्मिक वेतन 7,324 19-20 में, 7,431 20-21 में, 7,856 21-22 में, 18,907 नियमित वेतन, 19,774 19,456 21 में। क्षेत्र और लिंग के आधार पर संकेतक। श्रम बल भागीदारी दर प्रतिशत में 19-20 में पुरुष ग्रामीण 76.7 और 20-21 में 75.9 और 21-22 में 76.7। पुरुष शहरी 73.8, 19-20 में 73.4 और 20-21 में 74.2, 21-22 में। महिला ग्रामीण 28.3, 19-20 में 29.8, 20-21 में 29.2, 21-22 में। महिला शहरी 22.1, 19-20 में 21.5, 20-21 में और 22.1, 21-22 में। कार्यबल भागीदारी दर प्रतिशत में पुरुष ग्रामीण 70 2019-20 में, 70.5 20-21 में और 71.7 21-22 में। पुरुष शहरी 66 2019-20 में, 66.5 20-21 में और 68.4 21-22 में। महिला ग्रामीण 26.7 19-20 में, 28.4 20-21 में, 27.9 21-22 में। महिला शहरी 19.4 19-20 में, 18.9 20-21 में, 19.9 21-22 में। बेरोजगारी दर पुरुष ग्रामीण 8.7 7.2 और 6.5। पुरुष शहरी 10.5 9.4 7.8। महिला
बेरोजगारी दर बढ़ा है यहाँ पे। महिला ग्रामीण 5.5 19-20 में, और 20-21 में 4.8, और 21-22 में 4.5। महिला शहरी 12.4 19-20 में, और 20-21 में 12.2, और 21-22 में 9.9। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। 27 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS के सहयोग से इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट की थीम है हमारे बुजुर्गों की देखभाल संस्थागत प्रक्रियाएं। प्रस्तुत रिपोर्ट भारत में बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी चुनौतियों, अवसरों तथा संस्थागत प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डालती है, क्योंकि भारत जनसांख्यिकी बदलाव की ओर बढ़ रहा है, साथ ही बुजुर्गों की संख्या भी बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर वर्ष 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1.1 बिलियन व्यक्ति हैं, जो कुल वैश्विक जनसंख्या 7.9 बिलियन का 13.9% है। अनुमान है कि अगले 3 दशकों में विश्व भर में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या दोगुनी होकर वर्ष 2050 तक 2.1 बिलियन हो जाएगी, जो कुल आबादी का 22% होगी। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की 649 मिलियन आबादी के साथ एशिया वृद्ध व्यक्तियों की कुल वैश्विक आबादी की 58% का निवास स्थल है। अगले 3 दशकों में एशिया में कुल जनसंख्या में वृद्ध व्यक्तियों की हिस्सेदारी तथा उनकी संख्या दोगुनी हो जाएगी। वर्ष 2050 तक एशिया में 1.3 बिलियन वृद्ध व्यक्ति होंगे, जो कुल जनसंख्या के 25% होंगे। भारत में वर्ष 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 149 मिलियन व्यक्ति हैं, जो देश की आबादी का लगभग 3.5% हैं। वर्ष 2050 तक भारत में वृद्ध व्यक्तियों की हिस्सेदारी दोगुनी होकर 20.8% हो जाएगी। वर्ष 2050 तक भारत में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या 347 मिलियन होगी। वर्ष 2050 तक भारत में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से एक बुजुर्ग व्यक्ति होगा। भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का हिस्सा वर्ष 2022 के 10.5% से बढ़कर वर्ष 2050 तक में 20.8% होने का अनुमान है, जबकि सदी के अंत तक भारत में बुजुर्गों की आबादी 36% से अधिक होगी। वृद्धावस्था सूचकांक प्रति 100 बच्चों की आबादी 15 वर्ष से कम में बुजुर्गों 60 प्लस वर्ष की संख्या को मापता है, और जैसे जैसे बुजुर्गों की संख्या बढ़ती है, इस सूचकांक का स्कोर बढ़ता जाता है। वर्ष 2021 के जनसंख्या अनुमान के अनुसार भारत में प्रति 100 बच्चों पर 39 वृद्ध व्यक्ति हैं। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 20 मार्च 2023 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 पोर्टल www.cityfinance.in रैंकिंग्स को लाइव कर दिया गया है। देश भर के शहरी स्थानीय निकाय अब पूरी तरह से डिजिटल और 100% पेपरलेस प्रक्रिया के माध्यम से इसमें भाग ले सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 28 दिसंबर 2022 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी कायाकल्प यात्रा को अगले स्तर तक ले जाने हेतु 2 प्रमुख पहलों की शुरुआत की गई थी, जो निम्न हैं। सिटी फाइनेंस रैंकिंग CFR 2022, सिटी ब्यूटी कंपटीशन CBC। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 का उद्देश्य भारत के शहरों की वर्तमान वित्तीय स्थिति की गुणवत्ता और वित्तीय प्रदर्शन में समय के साथ सुधार के आधार पर उनका मूल्यांकन कर उन्हें पुरस्कृत करना है। सिटी ब्यूटी कंपटीशन का उद्देश्य भारत में शहरों और वार्डों द्वारा सुंदर, नवाचारी और समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने हेतु किए गए परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स 24 फरवरी 2023 को NSE इंडिसेज लिमिटेड द्वारा देश के पहले म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को लॉन्च किया गया।
यह इंडेक्स परिपक्वता के दौरान भारतीय नगर निगमों द्वारा जारी किए गए म्युनिसिपल बॉन्ड के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा और निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग देगा। इस इंडेक्स को हर 3 महीने में रीबैलेंस किया जाएगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक। फरवरी 2023 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूपीआई लाइट शुरू करने वाला देश का पहला प्लेटफॉर्म बना। यूपीआई लाइट भुगतान करने हेतु पिन दर्ज किए बिना 200 रुपये तक के त्वरित और निर्बाध लेन देन को सक्षम बनाता है। यूपीआई लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा समर्थित भुगतान सुविधा है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। यह उपयोगकर्ताओं को बिना पिन का उपयोग किए छोटे मूल्य वाले यूपीआई लेन देन करने में सक्षम बनाता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023। 26 नवंबर 2023 को मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के वार्षिक संकलन मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 का अनावरण हुआ। इस रिपोर्ट में 1 मार्च 2022 से 28 फरवरी 2023 की अवधि के दौरान प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन अनुमानों के विस्तृत सारणीबद्ध आंकड़े शामिल हैं। दुग्ध उत्पादन 2022-23। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल दुग्ध उत्पादन 230.58 मिलियन टन रहा। FAO के अनुसार कुल दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। विगत वर्ष की तुलना में कुल दुग्ध उत्पादन में 3.83% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन रही। वार्डों द्वारा सुंदर, नवाचारी और समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने हेतु किए गए परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। 24 फरवरी 2023 को NSE इंडिसेज लिमिटेड द्वारा देश के पहले म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को लॉन्च किया गया। यह इंडेक्स परिपक्वता के दौरान भारतीय नगर निगमों द्वारा जारी किए गए म्युनिसिपल बॉन्ड के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा और निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग देगा। इस इंडेक्स को हर 3 महीने में रीबैलेंस किया जाएगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक। फरवरी 2023 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूपीआई लाइट शुरू करने वाला देश का पहला प्लेटफॉर्म बना। यूपीआई लाइट भुगतान करने हेतु पिन दर्ज किए बिना 200 रुपये तक के त्वरित और निर्बाध लेन देन को सक्षम बनाता है। यूपीआई लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा समर्थित भुगतान सुविधा है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। यह उपयोगकर्ताओं को बिना पिन का उपयोग किए छोटे मूल्य वाले यूपीआई लेन देन करने में सक्षम बनाता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023। 26 नवंबर 2023 को मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के वार्षिक संकलन मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 का अनावरण हुआ। इस रिपोर्ट में 1 मार्च 2022 से 28 फरवरी 2023 की अवधि के दौरान प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन अनुमानों के विस्तृत सारणीबद्ध आंकड़े शामिल हैं। दुग्ध उत्पादन 2022-23 के दौरान देश में कुल दुग्ध उत्पादन 230.58 मिलियन टन रहा। FAO के अनुसार कुल दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। विगत वर्ष 2021-22 की तुलना में कुल दुग्ध उत्पादन में 3.83% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2022-23 के दौरान दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता
459 ग्राम प्रतिदिन रही। वर्ष 2022-23 के दौरान दुग्ध उत्पादक शीर्ष 5 राज्य निम्न हैं। उत्तर प्रदेश 15.72%, राजस्थान 14.44%, मध्य प्रदेश 8.73%, गुजरात 7.49% तथा आंध्र प्रदेश 6.70%। वर्ष 2022-23 के दौरान देश के दुग्ध उत्पादन में बिहार का योगदान 5.42% है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य, तो 2022-23 के दौरान दुग्ध उत्पादन शीर्ष 5 राज्य, तो पहला पंजाब 1283 ग्राम प्रतिदिन पर व्यक्ति जो है दूध अवेलेबल रहता है। राजस्थान 1138 ग्राम प्रतिदिन पर व्यक्ति। हरियाणा 1098 ग्राम। आंध्र प्रदेश 799 ग्राम, गुजरात 670 ग्राम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुमानित आबादी पर आधारित अंडा उत्पादन 2022-23। वर्ष 2022-23 के संदर्भ में देश में कुल अंडा उत्पादन 138.38 बिलियन रहा। FAO के अनुसार कुल अंडा उत्पादन के संदर्भ में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। विगत वर्ष 2021-22 की तुलना में देश में अंडा उत्पादन में 6.77% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2022-23 में देश में अंडा उत्पादक शीर्ष 5 राज्य निम्न हैं। आंध्र प्रदेश 20.13%, तमिलनाडु 15.58%, तेलंगाना 12.77%, पश्चिम बंगाल 9.93% तथा कर्नाटका 6.51%। वर्ष 2022-23 के दौरान देश के अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं बिहार का योगदान क्रमशः 3.29% एवं 2.37% है। मांस उत्पादन 2022-23। वर्ष 2022-23 में देश में कुल मांस उत्पादन 9.77 मिलियन टन तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनगणना 2011 के संदर्भ में 7.10 किलोग्राम प्रति वर्ष रही। FAO के अनुसार कुल मांस उत्पादन के संदर्भ में भारत विश्व में 8वें स्थान पर है। वर्ष 2022-23 में देश में मांस उत्पादक शीर्ष 5 राज्य निम्न हैं। उत्तर प्रदेश 12.20%, पश्चिम बंगाल 11.93%, महाराष्ट्र 11.50%, आंध्र प्रदेश 11.20% तथा तेलंगाना 11.06%। ऊन उत्पादन 2022-23। वर्ष 2022-23 में देश में कुल ऊन उत्पादन 33.61 मिलियन किलोग्राम है। विगत वर्ष की तुलना में ऊन उत्पादन में 2.12% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2022-23 में देश में ऊन उत्पादक शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्न हैं। राजस्थान 47.98%, जम्मू और कश्मीर 22.55%, गुजरात 6.01%, महाराष्ट्र 4.73% तथा हिमाचल प्रदेश 4.27%। वर्ष 2022-23 के दौरान ऊन उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं बिहार का योगदान क्रमशः 2.44% तथा 0.52% है। प्रमुख फसलों का उत्पादन अंतिम अनुमान 2022-23। 18 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के संदर्भ में प्रमुख फसलों के उत्पादन के अंतिम अनुमान जारी किए गए। जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड 3296.87 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है, जो वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पादित खाद्यान्न 3156.16 लाख टन की तुलना में 140.71 लाख टन अधिक है। प्रमुख फसलों का उत्पादन। फसलें चावल 2022-23 का है टन में उत्पादन। चावल 1357.55, गेहूँ 1105.54, मक्का 380.85,
पौष्टिक मोटे अनाज 573.19, चना 122.67, तूर अरहर 33.12, कुल दालें 260.58, कुल खाद्यान्न 3296.87, मूंगफली 102.97, सोयाबीन 149.85, रेपसीड तथा सरसों 126.43, कुल तिलहन 413.55, गन्ना 4905.33, कपास 336.60, जूट एवं मेस्ता 93.92, लाख गांठें 170 किलोग्राम प्रत्येक, लाख गांठें 180 किलोग्राम प्रत्येक। बागवानी फसलों का उत्पादन द्वितीय अग्रिम अनुमान 2022-23। 18 अक्टूबर 2023 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया। जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में कुल 28.12 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में 351.92 मिलियन टन बागवानी उत्पादन होने का अनुमान है, जो कि एक रिकॉर्ड है। फलों, सब्जियों, वृक्षारोपण फसलों, फूलों तथा शहद के उत्पादन में वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2022-23 सेकेंड एई में फलों का उत्पादन 108.34 मिलियन टन अनुमानित है, जबकि वर्ष 2021-22 में उत्पादन 107.51 मिलियन टन था। वर्ष 2022-23 में सब्जियों का उत्पादन 212.91 मिलियन टन अनुमानित है, जबकि वर्ष 2021-22 में उत्पादन 209.14 मिलियन टन था। आलू का उत्पादन जहां वर्ष 2021-22 में 56.18 मिलियन टन था, वहीं वर्ष 2022-23 में के लिए यह 60.54 मिलियन टन अनुमानित है। बागानी फसलों का उत्पादन वर्ष 2021-22 के 15.76 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 16.05 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो लगभग 1.78% की वृद्धि प्रदर्शित करता है। रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन सत्र 2024-25। 18 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा रबी विपणन सत्र 2024-25 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि की मंजूरी प्रदान की गई। केंद्र सरकार द्वारा रबी फसलों के विपणन सत्र 2024-25 के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई है, ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। मसूर के लिए 425 रुपये प्रति कुंटल और इसके बाद रेपसीड एवं सरसों के लिए 200 रुपये प्रति कुंटल एमएसपी हेतु उच्चतम वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई है। गेहूं के लिए अधिकतम रिटर्न की दर की गई है। रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी में है गेहूं वाला, चलो पढ़ लेते हैं पहले। गेहूं के लिए अधिकतम रिटर्न की दर 102% है। इसके बाद रेपसीड एवं सरसों के लिए 98%, दाल मसूर के लिए 89% है। विंड्स वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम का उद्देश्य किसानों को अपनी फसल के संबंध में निर्णय लेने में सशक्त बनाने हेतु मौसम की समय पर और सटीक जानकारी प्रदान करना है। रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देखिए, गेहूं 23-24 में देखिए 2125 रुपये और 2024-25 में 2275 रुपये, बढ़ा है 150 रुपये। विपणन सत्र 24-25 की उत्पादन लागत जो है
₹1128 बढ़ा है उत्पादन लागत। MSP में वृद्धि ₹150, लागत पर लाभ प्रतिशत 102%। जौ में ₹1735 और विपणन में 2024-25 में ₹1850, लागत ₹1158, वृद्धि ₹115 की, लाभ 60%। चना में 5335, 2024-25 में 5440, लागत 3400 और MSP 105, लाभ 60%। मसूर 6000 और 2024-25 में 6425, लागत 3405, वृद्धि 425, लाभ 89%। रेपसीड एवं सरसों 5450 23 में और 24-25 में 5650, लागत 2855, वृद्धि MSP ₹200, लागत पर लाभ 98%। कुसुम्भ यानी कि सैफफ्लावर 5650 23-24 में और 24-25 में 5800, 3807 जो है लागत, उत्पादन लागत ₹150, MSP में वृद्धि 52% लाभ। नोट: लागत उन खर्चों को संदर्भित करता है जिसमें सभी भुगतान की गई लागतें शामिल होती हैं, जैसे कि किराए के मानव श्रम, बैल श्रम, मशीन श्रम, भूमि में पट्टे हेतु भुगतान किया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई शुल्क जैसे सामग्री इनपुट के उपयोग पर किए गए खर्च, उपकरणों एवं कृषि संबंधी भवनों पर मूल्य ह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सेट आदि के संचालन हेतु डीजल, बिजली, विविध खर्च और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य। कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन रबी अभियान 2023-24। 26 सितंबर 2023 को रबी अभियान 2023-24 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। सम्मेलन के दौरान जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-16 से देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की स्थिति बनी हुई है। तृतीय अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन 330.5 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 14.9 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल दलहन और तिलहन उत्पादन क्रमशः 27.5 मिलियन टन और 41 मिलियन टन अनुमानित है। वर्ष 2023-24 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 332 मिलियन टन निर्धारित किया गया है, जिसमें रबी सीजन का योगदान 161.2 मिलियन टन का होगा। विगत 3 वर्षों में सरसों का उत्पादन 37% वृद्धि के साथ 91.24 लाख टन से बढ़कर 124.94 लाख टन तथा उत्पादकता 7% वृद्धि के साथ 1331 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 1419 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। रेपसीड और सरसों का क्षेत्रफल वर्ष 2019-20 में 68.56 लाख हेक्टेयर था, जो 28% वृद्धि के साथ वर्ष 2022-23 में 88.06 लाख हेक्टेयर हो गया। सम्मेलन में दलहन और तिलहन हेतु अगले 5 वर्षों के लिए विजन प्रस्तुत किया गया। दलहन के लिए वर्ष 2025 तक 325.47 लाख टन का लक्ष्य हासिल करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2025-26 तक वार्षिक खाद्य तिलहन का घरेलू उत्पादन 362 लाख टन के वर्तमान स्तर से बढ़कर 541 लाख टन तथा खाद्य तेल उत्पादन 85 लाख टन से बढ़कर 136 लाख टन होगा, जिससे अगले 5 वर्षों में आयात निर्भरता को
56% से कम करके 36% करने में मदद मिलेगी। कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन खरीफ अभियान 2023-24। 3 मई 2023 को तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा खरीफ अभियान 2023-24 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। सम्मेलन में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री तथा कृषि में भू स्थानिक डाटा के लिए एक एकीकृत ऐप कृषि मैपर का भी उद्घाटन किया गया। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 19% योगदान है और देश की लगभग 2/3 आबादी इसी क्षेत्र पर निर्भर है। सम्मेलन में सरकार द्वारा देश भर में 3.25 लाख से अधिक उर्वरक दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने की घोषणा की गई। ये ऐसे केंद्र होंगे जहां किसान न केवल उर्वरक और बीज खरीद सकते हैं बल्कि मिट्टी का परीक्षण और खेती की तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सम्मेलन में वर्ष 2023-24 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 3320 लाख टन निर्धारित किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए दलहन उत्पादन का लक्ष्य 278.1 लाख टन की तुलना में 292.5 लाख टन तथा तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 400 लाख टन से बढ़ाकर 440 लाख टन निर्धारित किया गया है। श्री अन्न का कुल उत्पादन वर्ष 2022-23 के 159.1 लाख टन से बढ़ाकर वर्ष 2023-24 में 170 लाख टन करना है। लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 26 अगस्त 2023 को लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट जारी की गई। देश में उपलब्ध 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाओं में से 21.93 मिलियन 94.8% भूजल तथा 121 मिलियन 5.2% सतही जल योजनाएं हैं। अब तक क्रमशः संदर्भ वर्ष 1986-87, 1993-94, 2000 से 2001, 2006-07 तथा 2013-14 के साथ 5 गणनाएं कराई गई हैं। संदर्भ वर्ष 2017-18 के साथ छठी लघु सिंचाई गणना 32 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में पूरी हो गई। यह गणना केंद्र प्रायोजित योजना सिंचाई गणना के तहत की गई है। लघु सिंचाई योजनाओं की कुल संख्या में खोदे गए कुओं की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। उसके बाद कम गहरे ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल तथा गहरे ट्यूबवेल का स्थान है। देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश 17.2% में है। उसके बाद महाराष्ट्र 15.4%, मध्य प्रदेश 9.9% तथा तमिलनाडु 9.1% का स्थान है। भूजल ग्राउंड वाटर योजना में अग्रणीय राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना है। सतही जल योजनाओं में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा तथा झारखंड की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। रिपोर्ट के अनुसार पांचवी गणना की तुलना में छठी लघु सिंचाई गणना के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं में लगभग 1.42 मिलियन की वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र कुएं खोदने, सतही प्रवाह तथा सरफेस लिफ्ट योजनाओं में अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब क्रमशः कम गहरे ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल तथा गहरे ट्यूबवेल में अग्रणी राज्य हैं। पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना 20 जुलाई 2023 को पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा
डेयरी विभाग मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पशुपालन और संरचना विकास निधि के तहत पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी स्कीम प्रारंभ की गई। मंत्रालय द्वारा इस योजना को ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा पशुधन क्षेत्र में लगे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को जोखिम मुक्त ऋण के सुचारू प्रवाह की सुविधा हेतु लागू किया गया। योजना के संचालन हेतु पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 750 करोड़ रुपए के एक क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की गई है, जो पात्र ऋणदाता संस्थानों द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के 25% तक क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेगा। इस 750 करोड़ रुपए की निधि का प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी स्कीम मुख्य रूप से पशुधन क्षेत्र के वंचित तथा अल्प सेवा प्राप्त सेक्टर के लिए वित्त की सुविधा प्रदान करने में सहायता करती है। यह योजना पहली पीढ़ी के ऐसे उद्यमियों एवं समाज के वंचित वर्ग के लोगों को उधारदाताओं से वित्तीय सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, जिनके पास अपने उद्यमों हेतु विपणन योग्य धन का अभाव होता है। क्रेडिट गारंटी केवल उन परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाएगी जो व्यवहार्य है तथा MSME द्वारा निर्धारित सीमा के तहत आच्छादित की गई हैं। अराकू कॉफ़ी तथा काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र। हाल ही में विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को उसकी प्रसिद्ध अराकू कॉफ़ी तथा काली मिर्च की फसलों जैसे हेतु जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस जैविक प्रमाण पत्र को आधिकारिक रूप से NPOP प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है। गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को यह जैविक दर्जा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया। इस जैविक प्रमाणीकरण से अराकू कॉफ़ी तथा काली मिर्च को बाजार में बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है। इस कॉफ़ी की खेती आंध्र प्रदेश की हरी भरी अराकू घाटी में यहाँ के संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र में की जाती है, जो कॉफ़ी उत्पादन के लिए एक बेहतर क्षेत्र है। अराकू घाटी का मौसम कॉफ़ी उत्पादन के लिए विशेष है। इसके साथ ही यहाँ की मिट्टी में भरपूर आयरन होता है, जिसकी वजह से यहाँ उत्पादित होने वाली कॉफ़ी धीरे धीरे पकती है और उसकी विशेष सुगंध बनी रहती है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले तथा ओडिशा के कोरापुट जिले के आसपास क्षेत्र में कॉफ़ी की खेती के लिए आवश्यक मूलभूत भौतिक और जलवायु परिस्थितियां विद्यमान हैं। अराकू घाटी की लाल लैटेराइट मिट्टी इस कॉफ़ी की पैदावार के लिए बेहतर मानी जाती है। इस कॉफ़ी की पैदावार विशेष तौर पर कार्बनिक पदार्थ युक्त अम्लीय मिट्टी में होती है। इसकी वजह से पौधों को पोटेशियम खूब मिलता है, जबकि इनमें फास्फोरस कम होता है। खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन सत्र 2023-24 7 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा विपणन सत्र 2023-24 के दौरान सभी स्वीकृत खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई। सर्वाधिक वृद्धि तिल 805 रुपये प्रति कुंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई है। उसके बाद मूंग 803 रुपये प्रति कुंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के संदर्भ में दूसरे स्थान पर है। मूंग जो है खरीफ विपणन सत्र 2023-24 हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य
फसलें। धान सामान्य 22-23 में 2040 और 23-24 में 2143 रुपये की जो है वृद्धि हुई है एमएसपी में। 50% लाभ। धान ग्रेड ए वाला 2060 रुपये जो है था 2022-23 में एमएसपी और 2023-24 में 2203 रुपये 143 रुपये बढ़ा है। ज्वार हाइब्रिड वाला 2970 रुपये 2022-23 में 3180 रुपये 23-24 में 210 रुपये बढ़ा है। 50% जो है लाभ मिलता है इस लागत से। ज्वार मालदंडी 2990 रुपये 22-23 में 3225 रुपये 23-24 में और वृद्धि हुई 235 की। बाजरा 2350 रुपये 22-23 में 2500 रुपये 23-24 में और 150 रुपये बढ़ा है एमएसपी 23-24 में। 82% लाभ होता है इसमें। रागी में 3578 22-23 में 3846 23-24 में 268 रुपये की वृद्धि 50% लाभ। मक्का 1962 रुपये 2090 रुपये 23-24 में 128 की वृद्धि 50% लाभ। तुअर 6600 रुपये 22-23 में और 1700 रुपये 23-24 में 400 रुपये की वृद्धि 58% लाभ। मूंग में 7755 रुपये था 22-23 में 8558 रुपये हुआ है 23-24 में 803 रुपये की वृद्धि 50% लाभ। उड़द 6600 रुपये 22-23 में था और 6950 हो गया है 23-24 में 350 रुपये की वृद्धि हुई है 51% लाभ हुआ है। मूंगफली 5850 रुपये 2022-23 में और 23-24 में 6377 रुपये और बढ़ा है कितना 527 रुपये और लाभ 50%। सूरजमुखी के बीज 6400 रुपये 22-23 में 6760 रुपये 23-24 में 360 रुपये 22-23 में 50% लाभ। सोयाबीन पीला वाला 4300 22-23 में 4600 23-24 में 300 रुपये 22-23 में और 52 रुपये बढ़ा है लाभ। तिल 7830 रुपये 22-23 में 8835 रुपये 23-24 में 805 रुपये 22-23 में 50% लाभ। नाइजर सीड 7287 रुपये 22-23 में 7734 रुपये 23-24 में 447 रुपये बढ़ा है मतलब एमएसपी में वृद्धि हुई है 447 रुपये 50% लाभ। कपास 6080 रुपये 6620 रुपये मतलब 540 रुपये की वृद्धि हुई है 50% लाभ होता है। कपास में 6380 रुपये था 22-23 में 23-24 में 7020 रुपये हुए 640 रुपये बढ़ा है। बागवानी फसलों का उत्पादन 2021-22 जून 2023 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन संबंधी अंतिम आंकड़े जारी किए गए। जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल 28.04 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में 347.18 मिलियन टन बागवानी उत्पादन होने का अनुमान है। वर्ष 2021-22 में फलों का उत्पादन 107.51 मिलियन टन अनुमानित है। वर्ष 2021-22 में सब्जियों का उत्पादन 209.14 मिलियन टन अनुमानित है। सब्जी उत्पादक शीर्ष 5 राज्य 21-22 में उत्तर प्रदेश 1350.39 हेक्टेयर में और ये 1000 हेक्टेयर में इतने क्षेत्रफल में और उत्पादन 1000 टन में 32,505,000 टन 0.07। पश्चिम बंगाल 1532,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है सब्जी का उत्पादन किया जाता है
1532.77 हजार हेक्टेयर टन में। और उत्पादन कितना होता है हेक्टेयर में, और उत्पादन होता है 28,450.07 हजार टन। मध्य प्रदेश में 1161.41 हेक्टेयर 1,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो है खेती होती है, और 22,206.31 हजार टन उत्पादन होता है। बिहार 904.56, तो 17,855.39 हजार उत्पादन होता है टन। महाराष्ट्र 1192.47, 17,189.50 उत्पादन जो है होता है हजार टन। भारत में कुल जो है 11,374.40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में होता है, और 2,09,143.40 हजार टन जो है उत्पादन होता है। फल उत्पादक शीर्ष 5 राज्य। और 2021-22 में आंध्र प्रदेश 795.11 उत्पादन 17,665.20, महाराष्ट्र 830.64 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर, और उत्पादन 12,516.97, उत्तर प्रदेश 505.13 हजार हेक्टेयर और में होता है खेती, और 11,103.86 उत्पादन होता है टन उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश 434.43 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है होता है खेती, और 9,019.16 हजार टन जो है उत्पादन होता है। गुजरात 432.52 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती होती है, और 8,260.78 जो है हजार टन जो है उत्पादन होता है। भारत में कुल 7,063.94 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो होता है, और 1,07,507.24 हजार टन उत्पादन होता है। समग्र बागवानी उत्पादक शीर्ष 5 राज्य वर्ष 2021-22। उत्तर प्रदेश 2,443.86 क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में, उत्पादन हजार टन में 44,095.09। मध्य प्रदेश में 2,412.75 35,314.06। पश्चिम बंगाल 1,975.60 हजार हेक्टेयर में होता है खेती, और 33,206.82 उत्पादन होता है।